नमस्कार। आज इस वीडियो में हम फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरी पहली वीडियो है फिज़िक्स से रिलेटेड, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द मोमेंटम ऑफ ए टॉय बस ऑफ 0.01 किलोग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज। मतलब हमें क्या पूछा है, मोमेंटम पूछा है टॉय बस का। ठीक, तो मोमेंटम बेसिकली मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, तो मास यहाँ पे कितना दिया हुआ हमारे पास 0.01 kg, और वेलोसिटी कितनी है 5। तो डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है 0.05 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ए। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ इम्पल्स। इम्पल्स बेसिकली होता क्या है, एक फोर्स होती है जो कि वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अप्लाई होती है। तो इसका मतलब इम्पल्स क्या होगा यहाँ पे, जो कि एक ऐसी फोर्स है जो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अप्लाई होती है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू। हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। इसका मतलब जो मोमेंटम वो चेंज हो किसके इक्वल होता है, उस पर कितनी फोर्स अप्लाई की गई। अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई की तो मोमेंटम तेज होगा, फोर्स कम की तो मोमेंटम कम होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ टू balls ऑफ सेम masses ड्रॉप ऑन द सैंड द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज सेम। इफ, हमें क्या बोला है कि अगर दो बॉल है जिनका मास सेम है, अगर उनको मिट्टी में या सैंड में ड्रॉप किया गया तो और उनकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन सेम है, तो वो कब होगा। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे इसमें, पहला ऑप्शन क्या है, हैवियर बॉल इज ड्रॉप फास्टर देन लाइटर बॉल। पहली चीज़ तो यहाँ पे हैवियर और लाइटर की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि दोनों बॉल का मास क्या है, सेम दिया हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, अगर दोनों का मोमेंटम सेम हुआ ना तो उनकी जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है ना वो भी सेम होगी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, सी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए कोइन प्लेस ऑन ए कार्ड रेस्टेड एट एज ऑफ ग्लास रिमेन एट ए रेस्ट बिकॉज। अगर हमारे पास जैसे एक ग्लास दिया हुआ है, इसके ऊपर अगर यहाँ पे एक पेज रखा हुआ है और उसके ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है यहाँ पे, तो वो बोल रहा है कि वो जो सिक्का है वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से रखा हुआ है या फिर रेस्ट पे रखा हुआ है। क्यों, इसका रीज़न क्या है। पहली चीज़, इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट किस लिए होता है, जब अपन किसी चीज़ को मोशन में लाने की कोशिश करते हैं जब वो रेस्ट में होती है, तो पहला नहीं है। तीसरा देखूँ, अगर नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट, मतलब अगर अनबैलेंस फोर्स एक्ट होती है या तो ये नीचे गिर जाता है, यहाँ पे रेस्ट पे नहीं रहता अगर अनबैलेंस फोर्स होती, उसका मतलब तीसरा भी नहीं है। और डी, ऑल ऑफ दीज तो वैसे ही नहीं, क्योंकि दो कट हो गए। अब इसके बाद टू फोर्सेज एक्ट ऑन द कोइन विच बैलेंस इज अदर। इसका मतलब इस पर दो फोर्स अप्लाई हो रही हैं जो इसको बैलेंस करिए सिक्के को यहाँ पे। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मूव्स ए बॉडी। मतलब अगर हम एक बॉडी के ऊपर 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं और उससे वो बॉडी मूव कर रही है, तो हमें देखना है कि उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहला, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी इज लेस देन 50 न्यूटन, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स, जो उस बॉडी के मूवमेंट को रोकेगा, फ्रिक्शन जिसको अपन घर्षण बोल रहे होते हैं, जो कि मोशन को कम करता है, वो 50 न्यूटन से कम होगा। पहली चीज़ सही है। क्यों, क्योंकि अगर 50 न्यूटन से कम हुआ, अगर फोर्स 50 न्यूटन से कम हुआ फ्रिक्शन वाला फोर्स, तो बॉडी मूव करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, फ्रिक्शन फोर्स एक्सटेंड ऑन अ बॉडी इज मोर देन 50 न्यूटन। अगर फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन से ज़्यादा हुआ तो अपन देख सकते हैं कि वो बॉडी आगे मूव ही नहीं कर पाएगी। ठीक, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसका नहीं है। नन ऑफ दीज, ये भी गलत, बोथ ए एंड बी ये भी गलत। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, यही है कि अगर उस पर फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन से कम है तो वो बॉडी आगे मूव कर जाएगी। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, अब हमें पता है एक्शन एंड रिएक्शन किस में बात होती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अंदर बात होती है। ठीक, अब इसके बाद बोल रहा है कि एक्शन रिएक्शन किसके ऊपर अप्लाई होती हैं। तो ये देखो, सबसे पहला है कि एक्ट ऑन सेम बॉडी डिफरेंट बॉडी एक्ट इन सेम डायरेक्शन बोथ 1 and 3। तो पहली चीज़, सेम डायरेक्शन में तो नहीं होंगे, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल है ना, अपोजिट। तो दूसरा ऑप्शन गलत। ठीक, तो पहला और तीसरा जिसमें है तो ये भी गलत। अब अगला, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़, ये बात भी गलत है। क्यों, क्योंकि अगर जैसे अगर मैं एक दीवार है उसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो जो फोर्स मैंने दीवार पे लगाई उतनी फोर्स दीवार भी मेरे ऊपर लगाएगी। मतलब जो बेसिकली जो एक्शन और रिएक्शन वाली फोर्स लग रही है वो किसके ऊपर लग रही है, जो पर्सन फोर्स लगा रहा है। ठीक,
तो इसका मतलब एक्शन एंड रिएक्शन वाली जो फोर्सेज है वो किसके ऊपर लग रही होती हैं, सेम बॉडी के ऊपर लग रही होती है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइल राइडिंग ए बाइसिकल इफ़ यू स्टॉप पेडलिंग वाई डज बाइसिकल बिगिन्स टू स्लो डाउन। जैसे हम साइकिल चला रहे होते हैं तो अगर हम पेडल मारना बंद कर दें तो साइकिल धीरे धीरे स्पीड कम कर लेती है। स्पीड कम क्यों करती है, क्योंकि अपन उसको फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, और फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे इसका मतलब जो जिस फ्रिक्शन के थ्रू वो गुजर रही है उस फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, डी। क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा लगने लग जाती है, फ्रिक्शन लगने की वजह से उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसके बाद अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, द लॉ दैट गिव ए क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अब हमसे पूछा है कि वो लॉ बताइए जो डेफिनेशन ऑफ फोर्स को क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता हो। ठीक, तो पहली चीज़ न्यूटन सेकंड लॉ देखें तो वो क्या देता है हमें, फोर्स इज इक्वल टू एम में। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगी अनटिल और अनलेस उस पर फोर्स नहीं लगाई जाए, और सेम चीज़ अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी और अनटिल और अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाए। ये फर्स्ट लॉ कहता है। ठीक, तीसरी चीज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। और चौथा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो बेसिकली दो प्लैनेट्स के बीच में या फिर दो मासेस के बीच में लग रहा होता है, तो इसकी तो बात ही नहीं होगी यहाँ पे। ये तो फोर्स को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं करा। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो हम देखेंगे वो बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ इसका आंसर है, क्यों, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ही है जो हमें उसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है। क्वालिटेटिव डेफिनेशन कैसे, कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, कब तक, जब उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, और एक बॉडी मोशन में रहेगी कब तक, जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। मतलब फोर्स के बारे में जो बेसिकली जो फोर्स का जो काम है उसके बारे में हमें कौन सा लॉ बता रहा होता है, वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो इसका आंसर क्या आएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। थैंक यू। बाकी सभी मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश के लिए भी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।